हेलो बच्चों, मैं गौरव सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे और आपके इस प्यारे चैनल फिजिक्स सेमेस्टर पर। दोस्तों, अभी तक हम क्लास 9th का चैप्टर ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम अभी 4 वीडियोस लगभग आ चुके हैं और ये 5वां वीडियो है उसमें, जिसमें हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को स्टडी कर लिया है। आज का जो टॉपिक रहेगा बच्चों हमारा रहेगा केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ऐसा हुआ बच्चों कि 16th सेंचुरी के अराउंड जो एस्ट्रोनॉमर्स थे उनमें बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था कि प्लैनेट कैसे सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो काफ़ी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना अपना डाटा कलेक्ट किया। उस डाटा के बेस पे ही एक साइंटिस्ट थे जॉन्स केपलर। कौन थे बच्चों? जॉन्स केपलर। उन्होंने क्या किया बच्चों, हमें कुछ लॉज दिए और बेसिकली वो 3 लॉज दिए, जिनसे उन्होंने हमें ये बताने की कोशिश की कि कैसे प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो डाटा है ये टाइको ब्राहे ने कलेक्ट किया था। ये इन्फॉर्मेशन टाइको ब्राहे के नाम साइंटिस्ट ने कलेक्ट की थी, लेकिन बाद में ये केपलर के पास ऑन हो गए थे किसी तरीके से, और उन्होंने उनको एज अपने लॉ रिप्रेजेंट किया, है ना। तो हम कह सकते हैं कि केपलर के पास चोरी से आ गए या कुछ भी कह सकते हैं हम। बेसिकली हमें तो यही जानना है कि जॉन्स केपलर ही वो व्यक्ति है जिसने हमें इन लॉज के बारे में बताया। तो क्या बताया उन्होंने, आइए डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। तो केपलर ने बेसिकली बच्चों को 3 लॉज दिए, जिसमें हमारा पहला लॉ क्या है, केपलर्स फर्स्ट लॉ। क्या है केपलर का फर्स्ट लॉ बच्चों? केपलर ने बताया कि एवरी प्लैनेट revolves around sun on, ये हुई ग्रामेटिकल मिस्टेक सर, है ना। सन ऑन एन elliptical path and sun is situated at one of the foci क्या होता है बच्चों? प्लूरल होता है किसका? फोकस का, है ना। वन ऑफ द फोकी ऑफ इलिप्टिकल पाथ। जो इलिप्टिकल पाथ है उसके एक फोकस पर सिचुएट होता है। क्या है सर? कुछ ही पढ़ने नहीं पढ़ा, पता नहीं क्या पढ़ा दिया मास्टर। तो देखो, ध्यान से देखो, कहता है कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड सन ऑन एन इलिप्टिकल पाथ। पहले लोग ऐसा समझते थे कि जो सन है उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है जिस पे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, लेकिन केपलर ने हमें क्या बताया कि वो सर्कुलर पाथ नहीं है। वो पाथ कैसा है बच्चों? इलिप्टिकल पाथ है। इलिप्टिकल मतलब ओवल शेप्ड। आप समझते हो ना इलिप्टिकल क्या होता है? देखो, जैसे मान लो ये है हमारा सर्कल, ठीक है। अब मैं सर्कल को ऐसे दबा दूं तो कैसी शेप बनेगी बच्चों? कुछ ऐसी शेप बनेगी। ये जो शेप हमारे पास आई, ये जो शेप हमारे पास है, ये शेप होती है इलिप्टिकल शेप। अब क्या फ़र्क होता था उनमें? आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये चपटा है, यहाँ पर थोड़ा सा दबा हुआ है, ये सर्कल है। तो उन्होंने ये बताया कि जो सन है वो इसके किसी एक फोकस पे होगा और प्लैनेट बच्चों इस रास्ते पे कहीं ट्रैवल करेगा इस तरीके से, ना कि एक सर्कुलर पाथ पे। भाई ठीक है। फिर ये आगे क्या बकवास लिखी हुई है? आगे उन्होंने कहा कि जो सन है वो उस एलिप्टिकल पाथ के जो फोकिया होगी, यानी कोई, अब होता क्या है आप इसको पहले समझो कि इलिप्स क्या होता है, इलिप्टिकल फोकी क्या होती है। तो देखो बच्चों, ये एक इलिप्स बन गया हमारे पास, ओवल शेप पाथ। इसमें बच्चों ये जो एक्सिस होती है, ये बड़ी एक्सिस दिख रही है आपको, ये बड़ी लाइन, ये देखो एक्सिस बड़ी है, ये एक्सिस छोटी है, ये छोटी है और ये छोटी और ये बड़ी। तो ये जो बड़ी वाली एक्सिस है इसको बोलते हैं बच्चों मेजर एक्सिस। मेजर मतलब बड़ा, और इसको बोलते हैं बच्चों माइनर एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों? माइनर एक्सिस। अब ध्यान से देखो, ये पूरी माइनर है तो इतनी क्या होगी बच्चों? सेमी माइनर, यानी माइनर की आधी,
और ये क्या होगी बच्चों, इतनी क्या होगी यहाँ से यहाँ तक, सेमी मेजर। कोई डाउट वाली बात है? यानी मैं अगर यहाँ पर ओ डाल दूँ, यहाँ ए बी सी और ये डी, तो मैं क्या कहूँगा, सेमी मेजर एक्सिस क्या है बच्चों, बी ओ। और ये कौन सी है बच्चों, सेमी माइनर क्या है बच्चों, ओ डी, या मैं ओ सी भी कह सकता हूँ इसको। तो उन्होंने, ये होता है बच्चों हमारा एक एलिप्स। अब सर्कल में क्या है बच्चों, तो सेंटर पे एक फोकस होता है। इलिप्स में क्या होता है बच्चों, जो बड़ी एक्सिस होती है इस पर दो फोकस होते हैं। एक यहाँ, इसको मैं F1 लिख देता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ F2। क्या मेरी बात समझ में आई? इसके दो फोकस, एक F1 और एक F2। तो केपलर ने हमें क्या बताया कि प्लेनेट मान लो यहाँ कहीं घूम रहा है, यहाँ प्लेनेट घूम रहा है, मैं इसको P से लिख देता हूँ। प्लेनेट यहाँ कहीं घूम रहा है। प्लेनेट कैसे पाथ पे घूम रहा है, इलिप्टिकल पाथ पे घूम रहा है। और सन कहाँ सिचुएटेड है, या तो सन यहाँ है या फिर सन यहाँ है। मीन्स आइदर सन इज एट F1 और F2, या तो वो S जो है वो कहाँ होगा, F1 पे होगा या फिर F2 होगा, इन दोनों में से किसी एक पोजीशन पर होगा। ये था केपलर का फर्स्ट लॉ। सिंपल सा है, क्या समझना था आपको कि हर प्लेनेट सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल पाथ पर घूमता है और सन जो है वो उस इलिप्टिकल पाथ के किसी एक फोकस पर सिचुएटेड होता है। बहुत कठिन है क्या? नहीं, बहुत इजी है। एक इलिप्टिकल पाथ पर घूमता है, सन किसी एक फोकस पे होता है। इस बड़ी एक्सिस को मेजर एक्सिस कहते हैं, इसको माइनर एक्सिस कहते हैं, इसका हाफ सेमी माइनर, इसका हाफ सेमी मेजर। ये हो गया हमारा इलिप्टिकल पाथ और ये हो गई उसकी एक्सिस और ये हो गया इसका फोकस और किसी एक फोकस पर। ऐसा जरूरी नहीं वो यहाँ हो, यहाँ प्लेनेट है वो यहाँ पे भी हो सकता है और ये यहाँ पे भी हो सकता है, किसी भी एक फोकस पे सन होगा। तो ये था हमारा केपलर का फर्स्ट लॉ। क्लियर है बात? केपलर का फर्स्ट लॉ हमसे क्या कहता है, ये इलिप्टिकल पाथ पर घूमता है। तो आपको याद क्या रखना है कि भाई जो प्लेनेट घूमता है वो सर्कुलर पाथ पर घूमता है क्या? नहीं। प्लेनेट कैसे पाथ पे रिवॉल्व करता है? सर्कुलर पाथ पे। सन उसके सेंटर पे होता है इलिप्स के? नहीं, सन कहाँ होता है? उनके किसी भी एक फोकस पर। सवाल को घुमा के पूछा जा सकता है। और केपलर का फर्स्ट लॉ क्या है? एवरी प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन ऑन एन इलिप्टिकल पाथ एंड सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकी ऑफ द इलिप्टिकल पाथ। ठीक है, इसको पॉज करके आप नोट कर लेंगे। तब तक हम बढ़ते हैं अब सेकंड लॉ की तरफ। वीडियो को पॉज करके नोट करें। ठीक है, ये आपका फर्स्ट लॉ हो गया। डायग्राम भी साथ के साथ बनाएं। ठीक है, डायग्राम भी आपको साथ के साथ बनाना है। डायग्राम में फिर से बना देता हूँ एक बार। ये रहा आपका F1, ये हो गया आपका F2, ये मान लो एक प्लेनेट और ये हो गया यहाँ पर सन। क्लियर है? इस तरीके से आपको बनाना है डायग्राम। ठीक है, अब बात करते हैं हम केपलर के सेकंड लॉ की। तो सेकंड लॉ में हमें क्या बताया भैया? सेकंड लॉ में हमसे कहा कि अगर द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ सन टू द सेंटर ऑफ प्लेनेट sweeps equal area in equal interval of time, yes or no? तो क्या कहा उन्होंने हमसे कि भैया ये जो लाइन है, कौन सी लाइन है सर? दिख तो नहीं रही ना, तो आओ दिखाते हैं। उसमें कौन सी बड़ी बात है? ये रहा। तो ये रहा भैया हमारा मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस, और ये रहा हमारा प्लेनेट P, और ये हमारा मान लो फोकस यहाँ पर है और यहाँ पर है सन S। क्या कहता है ये हम देखो, द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ सन, सेंटर सन का सेंटर ये रहा साहब, टू द सेंटर ऑफ प्लेनेट ये रहा साहब, यहाँ पहुँच गए। इसको जोड़ दो। अब ये लाइन जो है क्या कहते हैं, प्लेनेट, ये लाइन जो है वो स्वीप करती है, झाड़ू लगाती है क्या? हाँ, झाड़ू लगाती है। कितने एरिया में? मान लो इतने एरिया में। तो क्या कहता है, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब बराबर समय में बराबर एरिया कवर करती है। अगर ये लाइन ऐसी है, मान लो ये चलते 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 प्लेनेट कहाँ आ गया, मान लो ये ए पर था, आगे चलते चलते कहाँ पे आ गया, मान लो बी पर, तो अब कैसी लाइन बनेगी? यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी लाइन।
ये लाइन बन जाएगी सेंटर ऑफ सन से जोड़ने वाली। तो आपको देखो, आपको दिखाई देगा कि इतना एरिया कवर कर लिया इसने, ये एरिया कवर कर लिया, किया ना। तो ये क्या कहता है हमसे कि जो लाइन सन के सेंटर को प्लेनेट के सेंटर से जोड़ती है, मान लो वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करती है। मान लो ये एरिया है ए और ये टाइम है टी। एरिया कितना है बच्चों, मैं लिख देता हूँ एरिया A1। तो अब मान लो क्या हुआ, थोड़ी देर पहले मान लो यहाँ आ गया, ये पॉइंट मान लो हमारा C है, और टी टाइम बाद ये मान लो चलते चलते कहाँ पहुँच गया, यहाँ। तो अब इसको तो ये सन को सेंटर से जोड़ने वाली लाइन ये हो गई। अब देखो इस टी टाइम में ये कहाँ चला के गया, यहाँ, इतना एरिया कवर कर लिया। मतलब सीधी सी बात ये है कि जितना एरिया, ये जो एरिया कवर किया, ये जो एरिया है ना, जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये होगा। कब होगा ये बराबर एरिया, कब होगा, जब टाइम कैसा होगा, बराबर। जब टाइम कैसा होगा, बराबर। मतलब जब टाइम बराबर है तो एरिया भी दोनों का उस लाइन के द्वारा कवर किया गया एरिया भी बराबर होगा। सर कैसे बराबर हो जाएगा सर, ये तो बहुत लंबा लंबा दिख रहा है हमें। सर यहाँ तो हपटक से पहुँच जाएगा, यहाँ तो बहुत टाइम लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, देखो जब ये प्लेनेट यहाँ से यहाँ जाएगा तो आप एक चीज़ देखो, ये डिस्टेंस भी तो ज़्यादा है। डिस्टेंस ज़्यादा यानी F इक्वल टू Gm1m2/r², ये पढ़ रखा है आपने। अब देखो ये डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ फोर्स भी ज़्यादा है, कम कम। डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि जब ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम लगेगा। फोर्स कम लगेगा मतलब एक्सेलरेशन कम होगा, मतलब वेलोसिटी भी कम होगी। फोर्स कम है मतलब इसकी स्पीड कैसी होगी, कम होगी। कम फोर्स लगेगा भाई तो स्पीड भी कम होगी। स्पीड कम होगी, यहाँ टी टाइम में यहाँ पहुँचा तो रेंगते हुए पहुँच रहा है। यहाँ देखो आर छोटा है, इसके मुकाबले तो बहुत छोटा है सर। तो यहाँ पर सुन कर जाएगा, घूम के तेजी से जाएगा। इतनी तेजी भी नहीं जाएगा, इतना दिख रहा है ना। इसके कंपेरिजन में इससे तेज जाएगा। क्यों, यहाँ पर आर छोटा है। जब आर छोटा तो एफ ज़्यादा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये कम आएगी तो ये वैल्यू ज़्यादा आएगी। ज़्यादा वैल्यू मतलब फोर्स ज़्यादा लगेगा। फोर्स ज़्यादा लगेगा मतलब स्पीड भी ज़्यादा होगी। स्पीड भी ज़्यादा होगी। स्पीड ज़्यादा होने से ये ज़्यादा तेज भागेगा, इतनी दूर पहुँच जाएगा। इतनी दूर पहुँचने पर ये एरिया ज़्यादा हो गया, ये एरिया इसके बराबर हो गया। वरना क्या लगता है कि सर यहाँ तो कम एरिया कम चलना चाहिए ना टी टाइम में। टी टाइम में कम नहीं चलेगा, बराबर चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है। मतलब मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि जितना प्लेनेट दूर होगा, जितना प्लेनेट दूर होगा उतना ही उसकी स्पीड कम होगी। जितना प्लेनेट पास होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। यानी इफ प्लेनेट इज फार फ्रॉम सन देन इट्स स्पीड विल स्लो। ठीक है। और अगर सन पास में, इफ सन इज नियरर, इफ सन इज नियरर, सॉरी इफ प्लेनेट, क्या लिख दिया मैंने, इफ प्लेनेट इज नियरर टू सन इट्स स्पीड विल बी मोर और ग्रेटर और फास्टर। क्या क्या सर, ऐसा कुछ होगा। तो जिधर पास होगा तो तेज भागेगा, दूर होगा तो धीमे भागेगा। इसलिए ये एरिया बराबर हो सकता है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एरियल वेलोसिटी है वो कैसी होती है बच्चों, कांस्टेंट होती है। एरियल वेलोसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। हालांकि इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि भैया इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करती है। कोई डाउट वाली बात है क्या, समझ में आ गया आपके कि भाई जो लाइन सेंटर ऑफ सन को सेंटर ऑफ प्लैनेट से जोड़ती है वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करती है। क्यों करती है यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है। लेकिन ध्यान रखें कब करेगी बराबर, जब ये दोनों टाइम बराबर हों। ऐसा नहीं यहाँ चला आधा घंटा, यहाँ चले गया 2 घंटे, फिर सर को सर आप बताओ एरिया कहाँ बराबर है, तो ऐसा नहीं होगा भाई। टाइम यहाँ 25 मिनट लेंगे तो हम यहाँ पर भी कितना टाइम लेंगे, 25 मिनट। फिर देखेंगे 25 मिनट में एरिया कैसा होगा, बराबर होगा। क्लियर है बात। अब बात करते हैं केपलर के थर्ड लॉ की। तब तक आप इसको क्या करना है, वही काम पॉज करके नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। किसी में
मैंने वीडियो में ये बोल दिया था कि लिखो और फिर पॉज करो, उल्टा बोल गया था शायद मैं, कोई बात नहीं। टू एरर इज ह्यूमन, मनुष्य गलतियों का पुतला है कि नहीं, होता रहता है, सॉरी फॉर डेट। चलो बात करते हैं केपलर्स थर्ड लॉ की। तो केपलर्स थर्ड लॉ इट से क्या कहता है, सेइंग भैया कि द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट, सन एंड प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली proportional to the square of, to the square of, छी इतना गंदा लिख रहे हो सर, to the square of time period of revolution, to the time period of revolution of planet। क्या कहा पता नहीं सर, क्या कहा मेरे को ऐसा समझ आया कि देखो ये कहता है कि जो मीन डिस्टेंस है, देखो अब ऐसा तो है नहीं जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिकल पाथ है, यहाँ पे बच्चों आप ध्यान से देखोगे तो ये तो देखो बच्चों आर, ये एफ है, F1 मान लो, इसको F2 मान लो, ध्यान से देखो मान लो प्लेनेट यहाँ है, अब देखो ये आर अलग है और ये आर अलग है ना भाई, डिस्टेंस हमेशा बराबर थोड़ी रहती है। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस हमको पता नहीं कौन सी डिस्टेंस लें, तो हमने क्या किया, सबका एवरेज निकाल दिया। क्या कर लिया, एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, इसको 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 जोड़ा और उसमें जितने बार हमने इसको काउंट किया था उतने का डिवाइड दे दिया। अरे आपने पढ़ा ना एवरेज क्या होता है, एवरेज जैसे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमने क्या किया, इन सबका एवरेज ले लिया, इसको सबको ऐड करके इसका एवरेज निकाला, तो उसको हम कहते हैं मीन डिस्टेंस। क्या कहते हैं, मीन डिस्टेंस। तो केपलर ने हमें बताया कि जो मीन डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इनका मीन निकालो, उस मीन डिस्टेंस का क्या करो, क्यूब करो। क्या करो बच्चों, क्यूब करो। द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अब मान लो ये प्लेनेट चलेगा यहाँ से टॉम, इसने एक चक्कर में कितना टाइम लिया, टी। तो उसने ये कहा हमसे कि इसका मीन डिस्टेंस का क्यूब इसके टाइम पीरियड क्या होता है, एक रिवॉल्यूशन का जो टाइम पीरियड है उसके स्क्वायर के, स्क्वायर क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट। मतलब इसे डेट मान लो आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर, मैं लिख सकता हूँ आर क्यूब बाई टी स्क्वायर इज ए कॉन्स्टेंट, इज ए कॉन्स्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आई आपको कि मीन डिस्टेंस का क्यूब जो है वो टाइम पीरियड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या मतलब है सर, क्या बकवास बढ़ा दी आपने, क्या है इसका मतलब, इसका मतलब क्या, देखो जितनी डिस्टेंस ज़्यादा होगी मतलब जितना बड़ा ये पाथ होगा। अब देखो जो चीज़ पास में उसका पाथ भी छोटा है, जो चीज़ दूर है उसका पाथ बड़ा होगा। तो जितना ज़्यादा पाथ होगा उसका टाइम पीरियड भी उतना ही ज़्यादा होगा। आर डिस्टेंस है, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये कहने का सिंपल सा मतलब है कि जितना ज़्यादा इलेप्टिकल पाथ होगा उसका टाइम पीरियड भी उतना ज़्यादा होगा। छोटा पाथ होगा वो जल्दी घूम जाएंगे, बड़ा सा रास्ता हो, बड़ा सा चक्कर हो, मैं कह दूँ भाई ग्राउंड में जाओ 400 मीटर का राउंड है, 400 मीटर का राउंड है, चक्कर मार के आओ। अब मान लो आप 400 मीटर के राउंड को 10 मिनट में मार देते हो, है ना। 4 सर बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई सर, 2 मिनट मार देंगे, 1 मिनट मार देंगे। मान लो 400 मीटर का राउंड है वो आपने मान लो चलो 2 मिनट मार दिया, ठीक है। अब मैं कहूँ 800 मीटर का राउंड है, अब बताओ 2 मिनट में सर इस बार तो मैं मिल्खा सिंह बन जाऊंगा। नहीं, 800 मीटर वाले टाइम में अगर मैं स्पीड की बात करूं तो देखो ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि आर बढ़ जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, क्या बढ़ जाएगा आर। उसको सोचो ये एक पाथ है और एक ये पाथ है, ये रहा है इलेप्टिकल पाथ। मान लो यहाँ सन है, ये घूमेगा सेट। अब देखो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी इसके मुकाबले, आर ज़्यादा हो गया तो मतलब फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा मतलब स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी मतलब टाइम बढ़ जाएगा। तो टाइम बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, मतलब आर बढ़ने से टाइम बढ़ जाता है।
ये इसका मतलब है। तो क्या कहा उसने कि द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लेनेट, सन और प्लेनेट के बीच की जो डिस्टेंस है उसका क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन के स्क्वायर के। ये हो गया हमारा केपलर्स का थर्ड लॉ। तो केपलर के फर्स्ट लॉ से हमें क्या पता लगता है कि प्लेनेट कभी भी सर्कुलर पाथ पर नहीं घूमते, इलिप्टिकल पाथ पर घूमते हैं, और वो सन उसके एक फोकी पे सिचुएटेड होता है। सेकेंड लॉ में बताता है बच्चों क्या कि जो उनकी लाइन जोड़ती है सन और प्लेनेट के सेंटर्स को, वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करती है। और तीसरा तो जो लॉ बताता है वो हमें बताता है कि जो क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लेनेट है उसका जो क्यूब है वो टाइम पीरियड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना बड़ा इलिप्टिकल पाथ होगा उतना ही ज़्यादा उसका टाइम पीरियड होगा। तो ये थे केपलर के 3 लॉ। आप आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।